सेकंड सेल प्रभारी डॉक्टर बहादुर सिंह परमार हॉल में आ गए। अपेंद्र सिंह उपस्थित है, उनसे आग्रह है उनसे आग्रह स्थान ग्रहण करें। और ये विद्वानों का मंच फिर एक बार तैयार हो गया सेकंड सेशन में। एक बार जोरदार तालियां। कुछ स्टूडेंट टेबल बजा रहे हैं, उनसे आग्रह है कि ऐसा ना करें, ताली बजाएं। जिनके पास प्रॉपर दोनों हाथ हैं वो ताली हाथ से ही बजाएं। और ये सेकंड टेक्निकल सेशन हमारा शुरू हो इसके पहले हम अपने अतिथियों का स्वागत करेंगे, उनका सत्कार करेंगे। तो सबसे पहले के प्रति विशेष स्नेह है। इतनी ताली से नहीं चलेगा, इतनी ताली बजाओ कि संस्थान यूनिवर्सिटी का नाम जाना चाहिए। और इसके पश्चात प्रोफेसर शिवाजी चौरसिया झांसी कॉलेज से हमारे बीच उपस्थित है। एमके शर्मा सर का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करें। प्रोफेसर प्रीति बुंदेला मैडम, विक्रम चंदेल सर मंच पे आए। कुशल पंडित मोतीलाल नेहरू कॉलेज जेपी मिश्रा सर का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करें। और मनीष कौशल सर से आ जाए। हमारे बीच और स्वागत के और यहाँ पर एकेडमिक हेड हैं आदरणीय मिश्र जी, हमारे बीच में दिल्ली, जबलपुर, झांसी और विभिन्न अंचलों से पधारे हुए विद्वान साथियों को मैं प्रणाम करता हूँ। टीकमगढ़ से हमारे अनुजवत भाई पुष्पेंद्र जी और सामने विराजमान बहुत सारे लोग जो शिक्षण वृंद हैं, उसमें कई खुशी इस बात की है, कई स्टूडेंट भी हैं, आज कहीं प्रिंसिपल हैं, कई प्रोफेसर्स हैं और यहाँ उपस्थित हैं। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, एक सामान्य विद्यार्थी हूँ और आप सबके बीच में लॉ विधि का एक सेमिनार है। लेकिन विषय ऐसा है कि जो न केवल विधि बल्कि सारे समाज के लिए, सारे तंत्र के लिए, व्यवस्था के लिए उसका आत्मसात किया जाना बहुत आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। जो लिखा हुआ है आप सब पढ़ रहे, रोल ऑफ लॉ इंक्लूडिंग सेल्फ डिसिप्लिन इन यूथ के बारे में आप बैठे हैं, स्वानुशासन के बारे में बात करना है, किस तरह से आप आज इस बात की सबसे बड़ी आवश्यकता है न केवल लॉ के क्षेत्र में, मैं तो कहता हूँ समाज के प्रत्येक क्षेत्र में। ये अवस्था आपकी ऐसी है जिसे हम युवा कहते हैं। युवा का उल्टा आप सब जानते हैं, हमारे शुक्ल जी बैठे हैं, वायु होता है और वायु के वेग के सामने अच्छे नहीं टिकते। लेकिन उस वेग को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर परिवर्तित करने का काम हम सबका है। उसमें हम सब हैं, विश्वविद्यालय भी हैं, महाविद्यालय भी हैं और यहाँ बैठे हुए आप सब भी हैं और शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग भी। आत्मानुशासन व्यक्ति को सफलता की उन सीढ़ियों की ओर अपने आप ले जाता है जिसके लिए आपको तुलनात्मक दृष्टि से यदि लापरवाही ढंग से कोई भी लक्ष्य हासिल करना चाहेंगे तो आपको कठिन लगेगा। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन ही वह है भाव है जो व्यक्ति को शून्य से शिखर तक ले जाता है।
बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं के उदाहरण देकर के यहाँ समय, क्योंकि आप मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप सबका विधि बात सुनना चाहूँगा। एक उदाहरण देते हैं, किसी का भी आप यहाँ बैठे हैं, बुंदेलखंड की भूभाग पर बैठे हैं, महाराजा छत्रसाल। आप महाराजा छत्रसाल जिनके नाम से विश्वविद्यालय भी है, देश में उन्हें जाना भी जाता है, दक्षिण में शिवाजी, यहाँ छत्रसाल आप कहेंगे, छत्रसाल का स्वानुशासन, उनके बारे में, उनके संदर्भों के बारे में हो सकता है नई पीढ़ी ने पढ़ा हो, ना पढ़ा हो। मैंने एक शब्द प्रयोग किया, शून्य से शिखर तक। छत्रसाल एक ऐसे योद्धा हैं, ऐसे जननायक हैं जिन्हें विरासत में सत्ता नहीं मिली। आप कहेंगे राजा कैसे बने? आप सबको पता होगा उनका पिता चंपत राय न्याय की खातिर, आप सब विधि के विद्यार्थी हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं। उन्होंने न्याय के खातिर, चंपत राय जी ने उन्हें तत्कालीन व्यवस्था ने बागी घोषित कर दिया था, और उसी ऐसी अवस्था में जंगल भटकते हुए सगे संबंधियों के त्यागने के बाद में बिंदुओं को दे रहा हूं केवल संक्षेप में, संघर्ष करते हुए जंगल में उनका जन्म हुआ। आप सबको पता है, मैं कहानी नहीं सुनाना चाहूंगा। और जिनके पिता का जो प्राणांतक है वो हमारा सुनाने के लिए, इसलिए समसामयिक बहुत जरूरी है। चंपत राय और रानी सारंधा जो प्रेमचंद की कहानी, उसको पढ़ लीजिए। मैं तो शहर उठता हूँ उस छत्राणी को प्रणाम करते हुए, आतताइयों से घिरने के बाद वो अपने बीमार पति को अपनी कटार से स्वयं उनका प्राणांत करती है और स्वयं अपना प्राणांत कर लेती। सोचिए तो, ऐसे मां और पिता के पुत्र थे महाराज छत्रसाल, जिनको विरासत में कुछ नहीं मिला, लेकिन उनके अंदर जो भाव था, जो स्वानुशासन था, उनके अंदर जज्बा था, इस मिट्टी से प्रेम था, न्याय के प्रति जो लगन थी। न्याय केवल, आप सब जानते हैं, न्याय के विद्यार्थी बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से, तमाम सब संदर्भ से, लेकिन नेचुरल जस्टिस भी है जो मनुष्यता के पक्ष में है। क्योंकि न्याय बनाने का काम पार्लियामेंट, बहुत सारी संस्थाएं करती होंगी, लेकिन उसके मूल में जो मैं समझता हूं जो भाव होता है वो मनुष्य मात्र का कल्याण होता है। और उसी मनुष्य मात्र के कल्याण को लेकर के छत्रसाल ने शून्य से शिखर तक, बहुत सारे संदर्भ हैं उनके लड़ाइयों के बारे में, हम विस्तार से नहीं बताते। उनके जीवन को आप पढ़िए, उनके पास कुछ नहीं था। जन सहयोग से समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समूह को जोड़ करके, उनसे धन संचय करके, उनसे शक्ति संचय करके, सैन्य संगठन करके लगातार आतताइयों के खिलाफ लड़ना, न केवल लड़ना, उनको धूल चढ़ा करके सिंहाराज पूरा स्थापित कर देना। आप सब जानते हैं, इत जमुना उतर नर्मदा संबंध पहुंच, छत्रसाल से लड़न की रही ना काबू हो। ये लाल कवि को द्वारा लिखा हुआ। तो वो व्यक्ति इस बुंदेलखंड का इसी अनुशासन के बल पर, न्याय की पक्षधरता के बल पर संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें देखना पड़ती हैं। एक उदाहरण, बहुत सारे। दूसरा उदाहरण अब्राहम लिंकन को आप देख सकते हैं, उनके जीवन को आप पढ़ लीजिए, अनुशासन ही है। तीसरा उदाहरण मुझे दिमाग में आता बार बार एकलव्य का। एकलव्य के बारे में आप सबने सुना होगा, बताने की जरूरत नहीं है। किस तरह से गुरु द्रोण और उनको लेकर के एकलव्य की जो तपस्या है, स्वानुशासन ही है, स्वप्रेरणा भी है कि चैलेंज करने का जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, अर्जुन को चैलेंज करने वाला यदि था तो एकलव्य ही था। ये सारी चीजें ये सिद्ध करती हैं कि मनुष्य के अंदर जो अपने आप पैदा होने वाला स्वानुशासन है, उस थोपे हुए अनुशासन से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। व्यक्ति जब आगे बढ़ता है, परिवार आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है और राष्ट्र आगे बढ़ता है। और राष्ट्र जब सब आगे बढ़ते हैं तो उनका भी एक अनुशासन है। हम बस विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं, G20 का दिल्ली में हो रहा है, हम वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले लोग हैं। तो उस परंपरा में लेकर के, मनुष्यता के कल्याण के लेकर के कहीं ना कहीं अनुशासन की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए अंत में आपको ये कहना चाहूंगा, यहाँ विद्यार्थी विधि के बैठे हैं, लॉ के बैठे हैं, आपसे केवल एक अपेक्षा है कि पैसा तो ठीक है, आज का अर्थ का युग है, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हमारे मिश्रा जी बैठे हैं, बाजार का युग है, अर्थ केंद्र है, समाज है, सब कुछ है। जीवन के लिए पैसा जरूरी है। हमारे 4 पुरुषार्थों में अर्थ पहला है, अर्थ धर्म काम मोक्ष के संदर्भ में। लेकिन पैसे के लिए जीवन मत बर्बाद कर देना, पैसे के लिए न्याय से समझौता मत कर लेना,
वो यदि कहीं आपको लगता है कि कोई अन्यायी है, तो आप न्यूनतम में से हो सकता है जो भी आपकी ज्ञान है, उस ज्ञान को जो उपेक्षित है, वंचित है, पीड़ित है, उसके पक्ष में खड़े होकर के यदि आप न्याय की बात करेंगे तो शायद विधि के साथ, अपनी संस्था के साथ, उस माटी के साथ हम न्याय कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित मंच और उपस्थित अतिथिगण, छात्र छात्रा, मैं जैसा कि रूल ऑफ लॉ इनकलकेटिंग सेल्फ डिसिप्लिन यूथ, तो मैं एक रामचरितमानस की चौपाई, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन भी और बोले राम सपूत, भय बिन होए ना प्रीत। तो यहाँ हम रामचरितमानस में देखते हैं कि हम इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसीलिए कहते हैं कि जो मर्यादा, जो अनुशासन उन्होंने समुद्र के लिए दिखाया। 3 दिन उन्होंने प्रार्थना की और जब लगा कि इस प्रार्थना से, इस अनुशासन से काम नहीं बनने वाला है, तो जो भय बिन हो, तो भय वही ला है, वही विधि है। ये है विधि की भूमिका। जो भय दिखाया गया वही विधि। दूसरी चीज, अगर आपने देखा होगा, एक केस पढ़ा होगा डडले बनाम स्टीफेंसन, जिसमें एक नाव में 3 लोग सवार थे, एक बच्चा भी था, और तीनों ने, चूंकि तूफान में था और बच्चे भूख लगने के कारण फटक गई नाव और उस बच्चे को मार डाला और खा लिया। तो वहां भी जब ये बात आई तो कहा ये हमने सेल्फ डिफेंस, अपने बचाव के लिए, अपने को जीवित रखने के लिए हमने उस बच्चे की जान ली। प्राइवेट बेंच पढ़ाई होगा आप लोगों ने, ऐसा कर सकते ना, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। अनुशासन में ये नहीं है कि किसी दूसरे की जान अपनी जान से कम है, उसकी भी जान अपनी जान से अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए अगर ऐसा किया तो वह विधि के किसी न किसी प्रावधान का दोषी है, या ये कहें हत्या का दोषी है। तो यहां भी अनुशासन की बात आई कि उन्होंने अनुशासन की अवहेलना की और किसी दूसरे व्यक्ति को अपने से कमजोर समझा और वहां उसको मार दिया। तो यहां भी इन्होंने अनुशासनहीनता की, तभी लॉ की उत्पत्ति हुई। फिर और भी हम कई जूरिस्प्रूडेंस में कई उदाहरण देख सकते हैं। अगर हम ड्यूविट को पढ़े हो आप लोग, सोशल सॉलिडिटी थ्योरी, सामाजिक सभ्यता का सिद्धांत, तो ड्यूविट ने भी एक बात कही और वो बात थी कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक अधिकार है। आप विधि के विद्यार्थी हैं, अगर ड्यूविट पढ़ा हो किसी ने तो वो जानते होंगे, और वो क्या अधिकार है? अपने कर्तव्य को निरंतर अनुपालन करने का अधिकार। जब हम अपने कर्तव्य का निरंतर अनुपालन करेंगे तो वही हमारा सेल्फ डिसिप्लिन है, वही हमारा अनुशासन है। हम अधिकारों की तो बात करते हैं, मेरे ये राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन कभी हमने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात नहीं की। फंडामेंटल ड्यूटीज ही सेल्फ डिसिप्लिन है। तो जो भी डिसिप्लिन या राइट्स एंड ड्यूटीज की बात हो, तो ऐसी स्थिति में हम जब अनुशासन की बात करते हैं तो अनुशासन से हमारा तात्पर्य यही है कि हम मौलिक कर्तव्यों को समझें, मौलिक कर्तव्यों को जानें और कोशिश करें कि हम सेल्फ डिसिप्लिन में रहें। अब अगर हम एक सोशियोलॉजिकल इसका पहलू देखते हैं तो सबसे पहले यही बात कही जाती है कि जो अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली अगर प्रारंभिक स्थिति है तो वो होती है माता की। और चूंकि हम यूथ पे बात कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में माता से जैसे हम 10-12 वर्ष के बाद बच्चे बढ़ जाते हैं
इसके बाद अब गुरुजनों का ही सहारा रहे। अब गुरुजन की बात आती है और या हम ये कहें अगर यूथ की बात आती है तो यूथ अगर अपने आप को डिसिप्लिन कर ले, अपने आप को अनुशासित कर ले। आजकल सुसाइड क्यों हो रही है? आपने देखा होगा कोटा में बच्चे जाते हैं और आए दिन सुनते हैं कि आज इस बच्चे ने सुसाइड कर ली, कल उस बच्चे ने सुसाइड कर ली। यही बच्चे कहते हैं यार बड़ा बोझ है पढ़ाई का। उसके पीछे रीजन क्या है? हम अनुशासित नहीं। आज हम कोचिंग करने जाते हैं, आज हम कोई कार्य करते हैं तो अपनी इच्छा से नहीं करते, या तो हमारे माँ बाप थोपते हैं या हमारे हाई सोसाइटी के ऊंचे सपने हमें उस कार्य को करने को थोपते हैं, जबकि उतनी हमारी क्षमता नहीं है। आज हम अपने सपने पूरे नहीं करते, हम पड़ोसी के बच्चे को देख के सपने पूरे करने की बात करते हैं, हम किसी दूसरे हाई सोसाइटी के बच्चों को बात देख के करते हैं, लेकिन हम कभी अपने संसाधनों को नहीं देखते। हम तो कोचिंग करेंगे, कोचिंग जाके तैयारी करेंगे, लेकिन कभी सोचा कि हम अपने आप को अनुशासित करके कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। आप देखा होगा, मैं इस चीज को काफी देखता हूं कि पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछो तो शायद कोई बच्चा बताएगा कि सर ने पढ़ाया क्या है। क्यों? बॉडी नहीं प्रेजेंट और माइंड नहीं एब्सेंट। हम अपने आप को अनुशासित रखते ही नहीं पाते। अभी हमें यहाँ सुन रहे मालूम चला कोई लड़की के साथ घूम रहा, कोई कहीं घूम रहा। तो ये हमारे दिमाग में चलता रहता है। मेरा अपना दिमाग, यूथ का दिमाग इतना तेज होता है कि आज तक ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं बना है जो आपके दिमाग की मुकाबला कर सके। लेकिन है क्या कि केवल और केवल हम अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ते। अब अनुशासन की बात करें तो कैसे हम अनुशासित हो सकते हैं? देखिए, हर माँ बाप और हर बच्चा अपने अपने लक्ष्य लेता है, लक्ष्य लेकर चलता है। माँ बाप के मन में कुछ होता है, बच्चे के मन में कुछ होता है, और समाज के मन में कुछ होता है, और रिश्तेदारों के मन में कुछ होता है। अब बच्चा ऐसे भवन में फंस जाता है कि रिश्तेदार की बात माने, कि माँ बाप की बात माने, कि पड़ोसी की माने, कि अपने मित्र गर्लफ्रेंड की बात माने। मैं ये बात इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपको रोचक लगे। अब ऐसी स्थिति में हम अनुशासन का पाठ भूल जाते हैं। मेरा एक मानना है, मैं अभी बहुत एक किसान है, छोटी फैमिली से था, अब नहीं हूं, और मुझे भी कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में अनुशासन सीखा। अनुशासन कोई जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग में जाके ही सब कुछ कर सके। आपको मेरी गारंटी है कि मेरी अगर 4 बात ध्यान रखेंगे, अगर इस अनुशासन का पाठ पढ़ लेंगे तो जिंदगी में जो चाहेंगे वही बनेंगे। आपने सुना होगा महाभारत में कि अर्जुन ने जब देखा कि आपको क्या दिख रहा, तो उन्होंने कहा केवल मछली की आंख दिख रही। यही स्थिति हम सबकी होनी चाहिए कि हम आते तो हैं बड़े शौक से कि हमें लॉ में एडमिशन लेना, हमें विधि की शिक्षा लेना, हमें कानून का ज्ञान हासिल करना। लेकिन क्या किसी ने कभी सोचा कि कानून का ज्ञान हासिल करने तो आए, लेकिन किस उद्देश्य को लेकर हमें कानून का ज्ञान चाहिए, इसके बारे में शायद किसी ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया। तो जब भी हम किसी भी उसमें जाए फील्ड में, कोई जरूरी नहीं है कि अपना में या किसी भी फील्ड में कोई भी टेक्निकल हो सकती है, कुछ भी, जिस फील्ड के बारे में आप सोच रहे हैं, बस उस फील्ड की महारत अगर आपके पास हासिल है तो आप जिंदगी में हर काम कर सकते हैं। अगर हम लॉ की ही बात करें तो अगर हम 5 स्टेप में अपने आप को अनुशासित कर लें तो शायद ऐसा है, ऐसी कोई भी चीज हो जो आपसे अछूती रह जाए। जितने भी लॉ की फील्ड हैं वो है रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। लॉ के कोर्स 5 से बच्चे चले जाते, बोले तो समझ में नहीं आती,
सारी फिलॉसफी है, ऊपर से निकल जाती है। सही बोल रहा है या गलत? गलत? तो कोई बात नहीं, आपके लिए धन्यवाद अगर स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो ऐसी स्थिति में अगर एक बार आप पढ़ के आते हैं, दूसरी बार आप टीचर की बात सुनते हैं, तीसरी बार आप जाके घर पे उस चीज को एक बार मंथन कर ले, पढ़ लें, चौथी बार उस पर नोट बना लें और उसके बाद उस पर भी फिर मनन करें, और पांचवी बार जब आप किसी बच्चे को सुना दे अपने साथी को, तो शायद वह कोर्स आपको कभी जिंदगी से हटे। तो ये अनुशासन का पाठ अगर आप पढ़ते हैं तो जिंदगी में वो मुकाम जो आप चाहते वो हासिल होगा। अब चूंकि सब्जेक्ट है रोल ऑफ लॉ, तो आपने हैंडीमैन की थ्योरी पढ़ी होगी, ऐतिहासिक विचारशास्त्री है स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस थ्योरी। हैसियत से संविदा की ओर और संविदा से हैसियत की ओर। तो इसमें मैंने ये बात इसीलिए यहां रखे कि बिना अनुशासन के, जब तक अनुशासन है तब तक हमें लॉ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम डिसिप्लिन है तो हमें क्या कानून का भय। और जहां जैसे आप लॉ एंड मॉरलिटी की बात करते हैं, लॉ एंड मॉरलिटी, तो विधि और नैतिकता ही अनुशासन है। जब तक हम अनुशासित रहते हैं तब तक हमें किसी लॉ की आवश्यकता नहीं होती है, और जैसे ही हम अनुशासन की मर्यादाएं तोड़ते हैं और लॉ की उत्पत्ति होना प्रारंभ होता है। आपने देखो कई लोग ऐसे ही बने हैं, आपने अगर साइबर लॉ देखा होगा तो 2000 पहले के ये नहीं था, लेकिन जब से ये मोबाइल आया और हमने देखा इन मोबाइलों में हमने अपना अनुशासन बिगाड़ा और तमाम तरह की चीटिंग की और साइबर लॉ आ गए। तो अनुशासन वहीं तक है जहां तक आपने उसको नहीं तोड़ा, और जहां तोड़ा उसके बाद लॉ की उत्पत्ति हो जाती, लॉ प्रारंभ हो जाता है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, अनुशासित रहिए और आपके साथ बहुत धन्यवाद सर। हेलो, थी कि माइक थोड़ा स्लो करना पड़ा था, और फिर जब माइक पे आए तो फिर उसको तेज करना पड़ा थोड़ा। और तीसरे वक्ता के रूप में हम बुलाना चाहेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर कैलाश कुमार पूर्वी सर, एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी। जोरदार तालियों से स्वागत। Organizing committee and my colleagues and dear students. Today the seminar topic is the role of law in inculcating self-discipline in youth. It is important topic which we are discussing how to maintain self-discipline in your life. Firstly, we discussed what is the self-discipline and what is the role of law in maintaining the self-discipline in your life. Firstly, we discussed what is the self-discipline. Self-discipline means self-control, which gives your inner strength and a way to control your action and reactions. How to react yourself towards the other, how to maintain self-discipline towards the other. That is the basic motto of self-defense. The self-discipline. And every individual or a student is useful to achieve a successful, and everyone should possess this quality. Without this quality, no one can maintain a self-discipline in your life. And this self-discipline is divided into the 5 types. The first is the positive discipline, second is the general discipline, and the third is the boundary-based discipline, and fourth is the behavior modifications. How to change your behavior towards the other. The first behavior is the positive discipline. In this positive discipline,
It is based on the praise and encouragement. Firstly, you encourage the other and react towards the other. That is the first types of discipline which you have to maintain. And the second is the gentle discipline. Gentle discipline focuses on preventing the problems. What problems you are facing, the gentle discipline is a solutions to solve these problem. And the third is the boundary-based discipline. Boundary-based disciplines focus on setting the limits and making the rules clear. What are the rules you are made in your lives to maintain a self-discipline? So the main focus on this types of discipline, that is the boundary-based disciplines. And the fourth one is the behavior modifications. How you change your behaviors towards the other, and that is the positive and negative consequence which you are removing. What are the negative and positive consequences? And these negative consequences you have to remove. That is the third types of self-disciplines which we are based. The next is the what is the role of discipline in the life of modern youth. How the self-disciplines are useful in the life of the youth. This self-discipline is very honest, hard-working, motivated, and encouraged while doing any task. What the tasks you are doing, this self-discipline is helping to solving their problems and preventing from the other factors. So the self-discipline are helping to solve your daily life problems. Whenever you are self-disciplined, then your problem are solving very easily. There are some steps to maintain a self-discipline. There are some steps in which you maintain the self-discipline. The first steps towards the maintaining the self-discipline is set your goals. Firstly, you have to set your goals regarding the self-discipline and choose your short-term and long-term goals. So what are your short-term goals? What are your long-term goals? And working on achieving these goals, whether it are short-term or long-term. So first you have to choose a goal. Second is the do meditations. The meditation is the one of the best way to channel your energy in the right directions, and it helps maintain focus, equites us with our inner health or inner self, and further better self-control your life. So do meditations, how to choose or gain your goals. The third one is the set a routine. You have to set a routine in daily life. And those who set a routines and follow daily lead a more disciplined life. And it is suggested to prepare the list. Firstly, you set up a list. What are the daily works you have to done, and maintain a self-disciplines in your life. And these lists are helps to solving the problems daily basis. And you have to maintain a self-discipline in your life. So you have to set a routine in daily life. The fourth one is stay away from distractions. If there is any distractions, then this technology driving words, and there are numerous things that distracts, like the mobile phone, televisions, or the other side effects which are harms your life or dismantle your life. Then you have to distance from these types of bad habits or other things which disturbs your life. What else? The next is the
disciplines, and this will motivate your work harder and to achieve more. This is a very good trait. Your brain is inculcate self-discipline. So reward yourselves. That is the next step towards the gaining the self-discipline. Next, the take proper sleep. It is also a mood to maintain a self-discipline, and you can inculcate self-disciplines only when you are well sleep. So it is essential to sleep 8 hours each night, and maintaining a good sleep cycles is essential for self-discipline. And the last one is the stay positive. The many people want to inculcate self-defense but are unable to because they are misbehave or they are so believes, and that is difficult to achieve. And they feel that it is too much to ask for that. They shall not be able to practice it. So stay positive, and you gain a positive energy. Don't gain the negative energy. So that is the best way to get a self-discipline in your life. And there are some other steps like know your strength and weakness. What is your strength and weakness? So working on gaining the strength and remove the weakness which you are having in your life. And third is the practice daily diligence. When you are facing any problems, so apply your mind to solving the problems, and then change your perceptions and use your willpower. These are some steps towards the gaining the self-discipline in your life. There are some benefits of the self-defense which we have discussed. Once you have a good handles on your life towards the self-discipline, you will there be many benefits, like the feeling of being a control of yourself. Your life is control, is in your hand. Second, the higher rates of goal achieving and getting the success in your life. Third is the overcome additions and preservations and feeling more motivation in your life towards your goals, and higher satisfaction of accomplishment of your work. So that is the benefit of the self-defense. You can succeed or a better successful man in your life. So these are the benefits for the self-defense. And there are some, what is the best way to inculcate discipline in your lives? There are some way which are getting self-discipline in your life. Firstly, you have to choose a goal that may be short terms or long terms. So you have to choose a goal. Second, find your motivations. If anyone are motivations to choose their motivations to getting the goals. And the third is the identifies the obstacles. What are the obstacles in your life? So you have to choose the obstacles. These are the hurdles and obstacles in your life. So you have to choose the obstacle and solve these obstacles. And try to suggest that these obstacles should be removed from that things. So you have to remove these articles. And fourth one is the replace the old habits. If you are having any bad habits, then that habit should be solved, or that habit should be removed from your life. So these old habits should be replaced. And the fifth one, monitor your progress. Whatever the daily plan which you are made, so these habit or the progress should be monitored. These are the right things, these are the bad things. You have to choose these problems and monitor on that progress. What are the progress you are getting daily basis. And the sixth, how do you develop the self-discipline? So you have to develop a self-discipline. These are some way to inculcate self-discipline in your life. So these are some important points on the getting the self-discipline.
that is all about the role of law in inculcating self-disciplines in the youth. Thank you for inviting me. Principal sir, registrar sir, director sir, all the professors and my students. My name is Jyoti Payasi और मैंने जो रिसर्च पेपर प्रिपेयर किया है तो पूरा तो नहीं, उसका एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर प्रेजेंट करने वाली हूँ। और उससे पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी आप लोगों से, एक्सपीरियंस और एक चीज़। जिस सेमिनार में आज आप लोग बैठे हुए हो, एक ऐसे ही सेमिनार को अटेंड करने मैं और सर लोग आज से 3-4 महीने पहले प्रयागराज गए हुए थे, क्योंकि ये जो सेमिनार होते हैं इनमें अपनी फिजिकल प्रेजेंस और सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ भी रहे थे कि सेमिनार क्या होता है, इसको अटेंड करने से क्या होता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस सेमिनार को अटेंड करने हम लोग प्रयागराज गए थे, आप लोग लकीएस्ट हो कि वो चीज़ आपको आपकी सिटी में और सबसे बड़ी बात आपके कॉलेज में ही अवेलेबल हुई। इसके लिए थैंकफुल होना चाहिए आपको। मेरा जो आदरणीय सर नरेंद्र सर से आग्रह है, स्टेज पर आए, क्लैप फॉर सर। आर्टिकल का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि रोल ऑफ लीगल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन डेवलपमेंट ऑफ एथिक्स एंड डिसिप्लिन इन द यूथ। टॉपिक से आप समझ सकते हैं कि लीगल इंस्टीट्यूशंस की क्या भूमिका है जिससे लॉ स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन और एथिक्स डेवलप किया जा सकता है। मैं ब्रीफ में अपनी बात रखूंगी। This is to say on this topic that legal educational institutions plays a crucial role in the development of the discipline and ethics in youth. These institutions are responsible for imparting knowledge and skills relating to the law and the legal system, and they have a unique opportunity to instill values and principles and are essential for the ethics and responsible practice of law. Here are some of the key ways in which legal educational institutions contribute to the development of discipline and ethics in youth. कुछ तरीके हैं जिनको फॉलो करके लीगल इंस्टीट्यूशंस डिसिप्लिन को डेवलप कर सकते हैं। जिनमें से फर्स्ट है करिकुलम एंड कोर्स वर्क। इन दिस वी कैन सी दैट लीगल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डिजाइन देयर करिकुलम टू इंक्लूड कोर्स ऑन लीगल एथिक्स, professional responsibilities and moral philosophy. These courses provide students with a strong foundation in ethical principles and guide on how to navigate complex ethical dimensions they may contain in legal cases. इसी क्रम में सेकंड आता है रोल मॉडल्स, जिसको मैं भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ लीगल इंस्टीट्यूशंस में या किसी भी इंस्टीट्यूशंस में, एंड दैट इज रोल मॉडलिंग। फैकल्टी एंड स्टाफ at legal educational institutions often serve as role models for students. Their behavior, values, and professionalism set an example for a student to emulate. Positive role models can inspire a student to uphold high ethical standards. Third is case studies and practical experience. In this topic, many legal programs incorporate case studies and practical experience such as clinical programs and internships that expose students to real-world ethical challenges. At conclusion, I can say legal educational institutions plays a significant role in shaping the discipline and ethics of youth who aspire to become legal professionals through their curriculum, faculty, codes of conduct, and experimental learning opportunities. These institutions equip students with the knowledge, skills, and ethical framework necessary to uphold the highest standard of professionalism in the legal field.
2 पंक्तियों में मैं अपनी बात कंक्लूड करना चाहूंगी। ध्यान से समझिए। नित जीवन के संघर्षों में गर खो जाता सभ्य मूल सदा, ऐसे जीवन की उन्नति का रह जाता कोई मूल्य नहीं। धन्यवाद। इन्होंने अपना पढ़ा। All I want to reconcile. It's an immense pleasure time for me. Why? Because I started my journey from this college. Our teacher, Narendra sir, and all the professors who are teaching to us, they are very helpful to us. Now my topic, which I am going to present in front of you, that is self-discipline for students and children. Don't take it as a strict rule. Self-discipline is not something which is strict rule. But if you want to be something in your life, you should be disciplined. Because without being a disciplined person, you cannot achieve your goal. I don't want to take too much of time of yours, because it's very valuable to everybody who is sitting on the stage. They are very talented person, and it's my immense pleasure to present myself in front of all of them. Self-discipline 3 चीजों से आती है। First of all, make yourself control. Control of what? From things. The second is that your urge, your dire urge for your aim, your goal. And third is that make a short-term goal. That what is said by sir before that. अगर आप छोटे-छोटे goals बनाएंगे, and then you achieve that goal first. If you are a law student, make a goal that you want to complete your law graduation with good marks. Then you will go for a judiciary, which is always fascinating for every law student. But it's not just the end. Sky is the limit, student. If you want to do anything in life, go ahead and touch the sky. But first of all, you have to make your life very disciplined. Thank you. इस सम्मानीय मंच पर उपस्थित सम्मानीय मिश्र जी, परमार सर, मुनीर सर, खरे सर, तोमर सर और अन्य उपस्थित सभी सम्मानीय इस संस्था के प्राचार्य रघुपति सर, सभी विद्वान प्राध्यापक, कार्यालयीन सहायक और आगंतुक सम्मानीय पत्रकार बंधु और सभी इस कक्ष में उपस्थित विद्यार्थी, सबसे पहले तो मैं इस संस्थान के प्रबंधन को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आज जिस विषय की सबसे ज्यादा जरूरत है उस विषय पर आपने सेमिनार आयोजित किया। निश्चित रूप से आज सबसे ज्यादा जरूरत अगर है केवल भारत के संदर्भ में नहीं, विश्व के संदर्भ में अनुशासन की जरूरत है। अनुशासन होता क्या है, आता कैसे है, किन किन क्षेत्रों में हमें अनुशासन, हमारे अंदर अनुशासन होना चाहिए। कहा गया है कि श्रिया प्रसूते विपुतो रुणद्धि यशांस दुग्धे मलिनम प्रविष्टि संस्कार शौचेन परम पुनीते शुद्धा ही बुद्धि किल काम धेनो। आशय यह है कि जो शुद्ध बुद्धि होती है वह कामधेनु की भांति होती है कि हम उससे जो चाहते हैं वह हमें प्राप्त होती है। और यह शुद्ध बुद्धि हमारे पास आती कैसे? शुद्ध बुद्धि हमारे पास आती है संस्कारों से,
शुद्ध बुद्ध आती है हमारे पास शिक्षा से। शिक्षा क्या है उसके बारे में भी हमें उपनिषदों में बार बार संदेश दिया जा रहा है कि खोल दो सभी वातायनों को, खोल दो सभी वातायनों को, आने दो चारों ओर से प्रकाश, और उस प्रकाश से तुम खुद प्रकाशित हो और दूसरे को प्रकाशित करो। तो जब हमारे पास शुद्ध बुद्धि होगी, हमारे पास संस्कार होंगे, निश्चित रूप से हम में अनुशासन होगा। यह जो अनुशासन है यही हमें दूसरों से अलग करता है, दूसरों से श्रेष्ठ बनाता है, हमारी उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। आप सब जानते हैं कि अनुशासन सामान्यतः दो प्रकार का है। एक होता है आत्म अनुशासन, ये सबसे महत्वपूर्ण है, और एक होता है आरोपित अनुशासन। ये जो आत्म अनुशासन है यह सामान्यतः हमें अपने परिवार से मिलता है, और आरोपित अनुशासन हमें उस व्यवस्था से मिलता है जिस व्यवस्था के हम अंग होते हैं। वर्तमान में परिवार से लेकर संसद तक और सामान्य व्यक्ति से लेकर राष्ट्रपति तक सभी को अनुशासन की जरूरत है, और यह सभी अनुशासन के माध्यम से ही ठीक से चलते हैं। ये जो पीछे बैठे विद्यार्थी हैं जो लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनसे ये पता चल रहा है कि आप अनुशासन की उनमें थोड़ा और ज्यादा जरूरत है। अगर आप अनुशासन आप में होता तो आप इस तरह से बीच में बातचीत ना करते। आपके मतलब की बात बताई जा रही है। अभी मैडम कह रही कि आप भाग्यशाली हैं कि आपके ही महाविद्यालय में इतना अच्छे विषय पर सेमिनार आयोजित हो रहा है। अनुशासन होता क्या है? नियम के पीछे चलना, नियम के साथ चलना, नियम पूर्वक कार्य करना। और जब आप किसी सभा में बैठे हैं तो ड्यूटी बनती है कि जो आपको बात बताई जा रही है उसको अनुशासित ढंग से आप सुनने का काम करें। मैं अभी बता रहा था कि अनुशासन हमें जो सबसे पहला अनुशासन है वो आत्म अनुशासन है, और यह आत्म अनुशासन हमारे साथ जीवन के अंतिम दिन तक चलता है। तो यह हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। हमारे कार्य में, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, हमारी वाणी में ये आत्म अनुशासन हमेशा प्रदर्शित होता है अगर हम घर से संस्कारित हैं। घर का जो मुखिया है वह तय करता है। अगर घर का मुखिया अनुशासित है, पूरा परिवार अनुशासित रहता है। आप भी यहाँ कुछ गार्जियन हैं, कुछ विद्यार्थी हैं, सब घर के मुखिया होंगे, घर के मुखिया बनेंगे, और आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जैसा करेंगे वैसा ही आपके परिवार के सदस्य आगे करेंगे। हमें परिवार में दो तरह से शिक्षा मिलती है। एक शिक्षा मिलती है बोलकर, जो बताया जाता है कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरी शिक्षा होती है हम देखकर, जो हम लोग करते हैं उससे हमारे परिवार के लोग सीखते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी घर में माता पिता या पिता किसी दुर्व्यसन का शिकार नहीं है, वो नशा इत्यादि नहीं करते हैं, अन्य किसी दुर्व्यसनों में लिप्त नहीं है, तो सामान्यतः उसके बच्चे, उनके बच्चे उसी तरह का आचरण करते हैं, वो भी दुर्व्यसनों से दूर रहते हैं। यद्यपि ये गारंटी नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा गया है। इसी तरह से जिस घर में दूसरों का सम्मान होता है, दूसरों के साथ व्यवहार होता है, वो बच्चे बाहर निकल करके हमेशा दूसरों का सम्मान करते हैं, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। हमारी वाणी
कि वाणी भी में भी अनुशासन होना चाहिए। हमें कब क्या, किस समय, कितना क्या बोलना है, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस घर में घर का मुखिया इन सब चीजों का पालन करता हुआ, निश्चित रूप से वह घर बहुत ज्यादा संस्कारित होता है। आज हम सबको संस्कारों की जरूरत है, आज हम सबको अनुशासन की जरूरत है। हम जितना ज्यादा अनुशासन में रहेंगे उतना ही अपने आप को श्रेष्ठ बनाएंगे, अपने परिवार को बनाएंगे, अपने समाज को बनाएंगे, अपने राष्ट्र को बनाएंगे। मैं यहाँ आपके बीच एकेडमिक इंचार्ज के रूप में, अभी मेरा लगभग 1 माह 2-3 दिन बाद पूरा होने वाला है, मैं हूँ। और लगातार मैंने पहले भी कहा था कि हर 15 दिन में मेरी क्लास आपके बीच होती रहना है। इसलिए आज जो मुझे समय मिला है, आज इतना ही। आप सब लोगों ने मुझे धैर्य से सुना, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और इसके पश्चात इस सेकंड सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर डॉक्टर जेपी मिश्रा सर से विनम्र आग्रह है कि हमारे स्टूडेंट को आशीष वचन दें। छत्रसाल की पावन धरती पर बाहर से पधारे हमारे सभी सम्माननीय वक्तागण, प्राध्यापक, प्राचार्य और इस महाविद्यालय के एकेडमिक इंचार्ज प्रोफेसर CM सुनील जी, MCBU के डायरेक्टर रिसर्च सेल हमारे साथी प्रोफेसर BS परमार, आदरणीय कैलाश जी फ्रॉम दिल्ली, श्री शर्मा जी फ्रॉम ग्वालियर, इस संस्था के प्राचार्य सेक्रेटरी सम्माननीय मनीष जी, झांसी से पधारे साहू जी, अवंतीबाई कॉलेज के प्राचार्य और इस महाविद्यालय के प्राचार्य और डायरेक्टर और सभी मेरे विद्वान साथियों, प्रिय छात्र छात्रा। अध्यक्ष का वैसे दायित्व तो ये होता है कि दूसरे वक्ता साहू जी के लिए मुझे एक कहानी याद आई, वो मैं आपको सुनाऊंगा। उसके बाद जो कर्तव्य बोध की उन्होंने बात की थी वो उसमें आ जाएगी। भारत के अभिजात वर्ग का एक लड़का जापान पढ़ने गया। जापान में पढ़ते पढ़ते उसको जापानी मूल की एक लड़की से प्रेम हो गया। उसने प्रेम की दुहाई दी कि मैं आज इंडिया जा रहा हूँ फ्लाइट से, आप मुझे एरोड्रम पे छोड़ने आ जाओ। बोली मैं तो मेरी ड्यूटी रहती है उस समय में कैसे आऊँ। तो उसने प्यार की दुहाई देके उसको बुलाया, तो आई और जब प्लेन फ्लाई करने लगा तो एक चिट्ठी उसके हाथ में दी। प्लेन फ्लाई कर गया, वो पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि हम जापानी मूल के लोग अपने कर्तव्य को बहुत अधिक महत्व देते हैं। आज प्यार की दुहाई देके आपने मुझे मेरे कर्तव्य से विमुख किया, लिहाजा मैं आपसे प्रेम संबंध तोड़ दिया। ये सेल्फ डिसीजन, ये सेल्फ डिसिप्लिन, इसमें राष्ट्रबोध भी झलकता है, आत्मबोध भी झलकता है, कर्तव्य बोध भी झलकता है और सेल्फ डिसीजन भी झलकता है। और सेल्फ डिसीजन में जो आदरणीय दिल्ली से पधारे कैलाश जी ने कहा था कि सेल्फ डिसिप्लिन ही सेल्फ डिसीजन को जन्म देता है। और जिस दिन सेल्फ डिसीजन आ जाएगा तो मित्रों मैं जानता हूं कि आत्महत्या देश में रुक जाएंगे, क्योंकि डिप्रेशन में आप नहीं जाएंगे। इसलिए आप सेल्फ डिसिप्लिन में, आत्म अनुशासन में जरूर रहें। अभी मैं देख रहा था, हो सकता मेरी नजर गलत हो, अंग्रेजी में जब दिल्ली से हमारे जो साथी आए हैं वो बोल रहे थे तो आप बीच में तालियां बजा रहे थे। ये आपका सेल्फ डिसिप्लिन नहीं था, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि आप तालियां क्यों बजा रहे थे। यहां कहने की आवश्यकता नहीं।
आप अपने को इम्प्रूव करिए, इम्प्रूव योरसेल्फ। जो भाषा आप नहीं जानते हैं उसको आप इम्प्रूव करिए और जानने की कोशिश करिए। ये शिक्षण और प्रशिक्षण इसलिए ही होते हैं। आपको अभी राम की बात भी साहू जी ने की थी, एकलव्य की बात भी सर ने की थी, बहादुर सिंह जी ने। मैं एक नाम और लेता हूँ, गांधी, विवेकानंद, जाने कितने नाम हैं ऐसे। मित्रों, दुनिया में स्टैंड ऑफ लिविंग की ज्यादा कदर नहीं होती, स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग की कदर होती है। वो गांधी ने और विवेकानंद ने दिखा दी, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो कुछ था ही नहीं, शरीर के ऊपर कपड़े ही नहीं पहनते थे, लेकिन दुनिया उनके विचारों को क्या करती है, सैल्यूट करती है। हमारे इस अंचल के डॉक्टर गौर, क्योंकि लॉ का सेमिनार है इसलिए मैं बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान का पहला हिंदू लॉ डॉक्टर गौर ने लिखा। आपको पता होगा, इंग्लैंड से जब वो पढ़ के आए थे, तो जिस मिट्टी इतनी उर्वरा है बुंदेलखंड की मिट्टी की लॉ का जो लेखन में या किताब में या लिपिबद्ध करने में जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर गौर को जाता है। और एक साथ उनकी विद्वता के कारण वो एक साथ देश की 3 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, नागपुर, दिल्ली और सागर। और ये लॉ का जो उन्होंने लिखा हुआ था ग्रंथ, उसके कारण उनकी विद्वता की खुशबू पूरे देश में फैली, पूरे विश्व में फैली। आत्म अनुशासन ही, शुक्ला जी कह रहे थे, सीएन शुक्ला जी, जीवन की प्राथमिक पाठशाला निस्संदेह रूप से परिवार होती है। प्रथम शिक्षिका माँ। आत्मशासन हम वहां से सीखते हैं, फिर स्कूलिंग से हम आत्मअनुशासन सीखते हैं, और फिर हम जब उच्च शिक्षा में चले जाते हैं तो समझदार हो जाते हैं, तो हाँ आत्मअनुशासन आपको कुछ सीखना पड़ता है। मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप लोगों का जो परफॉर्मेंस है हायर एजुकेशन में, वो आपके परिवार के, आपके समाज के, आपके मित्रों के संस्कारों को भी आप में प्रतिबिंबित करता है। कई बार अभी भाषा की भी एक बात हुई कि भाषा की एक मर्यादा होती है, उसमें भी सेल्फ डिसिप्लिन होता है। अब देखो, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, भाषा की मर्यादा। हम संबोधन करें, इसको कोड नहीं करना, केवल भाषा की मर्यादा के लिए बात कर रहा हूं कि मंच को बड़ी इज्जत से कहूं सम्माननीय मंच, और आप जो नीचे बैठे कह दूं शेष प्रपंच। भाषा की मर्यादा गड़बड़ा गई, अनुशासन गड़बड़ा गया, ये हमको ध्यान रखना पड़ता है। आइए भोजन कर लीजिए, भाषा की मर्यादा है, और हम कहें आइए ठूस लो या पाऊ लो, भाषा की मर्यादा गड़बड़ा गई, अनुशासन गड़बड़ा गया। तो सेल्फ डिसीजन हमको देखना पड़ता है कि हमको किस तरह से भाषा, और एक आप में ही नहीं, प्रशासन में